वो दरबारों में सराहे जाते थे। उनकी मौजूदगी से ही कमरे का माहौल बदल जाता था। लोग कहते थे उनका नाम ही काफ़ी है किसी को झुकाने के लिए। और सच भी यही था। तलवार, सेनाएं, दौलत, ये सब सिर्फ बाहरी हथियार थे, लेकिन असली ताकत वो थी रेपुटेशन। क्योंकि सत्ता की असली बुनियाद हकीकत नहीं होती, बल्कि लोगों की धारणा, परसेप्शन होती है। एक अफवाह किसी साम्राज्य को हिला सकती है, एक दाग किसी राजा को गद्दी से उतार सकता है। इतिहास गवाह है, कितने ही ताकतवर शासक अपने दुश्मनों की चालों से नहीं बल्कि अपनी बदनामियों से गिरे। रेपुटेशन आपको दुश्मनों से बचाती है, आपको अजेय बनाती है, लेकिन अगर वो एक बार टूट जाए तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी राख हो जाता है। पावर कभी न्यूट्रल नहीं होती, वो या तो आपके लिए काम करेगी या आपके खिलाफ। और इस खेल का पहला नियम यही है, अपनी छवि को अपनी जान से भी ज़्यादा बचाओ। आज हम खोलेंगे उस लॉ का दरवाज़ा जो कहता है सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम समझते हैं पावर की साइकोलॉजी, उसके काले नियम और वो सच जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सन 221 ईसा पूर्व चीन की धरती खून और विश्वासघात से भरी हुई थी। सदियों से अलग अलग राज्यों ने एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा हमेशा वही रहा, कुछ समय के लिए जीत और फिर पतन। हर राजा सोचता था कि उसकी सेना सबसे मजबूत है, उसके किले सबसे अभेद्य हैं, लेकिन इतिहास बार बार उन्हें झूठा साबित करता रहा। सच्चाई यह थी कि सेनाएं बिखर जाती थीं, किले ढह जाते थे और नाम इतिहास की धूल में गुम हो जाते थे। इसी अराजकता के बीच एक नया चेहरा उभरा, चीन का शिह हुआंगती। एक ऐसा इंसान जिसने समझ लिया कि सत्ता का खेल केवल तलवारों से नहीं जीता जाता। असल जीत होती है लोगों के दिमाग पर कब्जा करने में, और दिमाग पर कब्जा करने का हथियार था रेपुटेशन। हुआंगटी जानता था कि लोग हकीकत से नहीं बल्कि धारणा से डरते हैं। अगर आप खुद को अजेय दिखा दो तो लोग मान लेंगे कि आप अजेय हो। इसलिए उसने अपने लिए एक नया नाम गढ़ा। वो अब राजा नहीं कहलाना चाहता था। उसने कहा, अब से मैं हूं हुआंगटी, डिवाइन एम्परर। मेरा शासन केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि ईश्वर की आज्ञा है। ये घोषणा साधारण नहीं थी, इसने उसे इंसानों की कतार से अलग कर दिया। अब उसका विरोध करना सिर्फ रिबेलियन नहीं था बल्कि पाप था। लोग उसके आदेशों को कानून नहीं भाग्य समझने लगे। उसकी रेपुटेशन ने उसे इंसानों से ऊपर खड़ा कर दिया। लेकिन नाम और उपाधि काफी नहीं होती, उन्हें खून और भय से सींचना पड़ता है। इसलिए हुआंगटी ने अपने शासन को डर और वैभव दोनों से सजाया। उसने आदेश दिया, जो भी ज्ञान मुझे चुनौती दे सकता है उसे मिटा दो। हजारों किताबें जलाई गईं, अतीत को मिटा दिया गया, क्योंकि अगर लोग पुराने राजाओं को याद करेंगे तो उन्हें तुलना का आधार मिलेगा। लेकिन अगर इतिहास ही मिटा दिया जाए तो लोग सिर्फ वही देखेंगे जो नया सम्राट दिखाना चाहता है। जो विद्वान विरोध करते थे उन्हें जिंदा गाड़ दिया गया, उनकी चीखें मिट्टी के नीचे दबा दी गईं, लेकिन उनकी मौतें एक संदेश बन गईं। ज्ञान अब सिर्फ सम्राट से मिलेगा। और फिर उसने अपने साम्राज्य को अमरता का इल्यूजन दिया। उसने कहा, मेरे शासन का अंत कभी नहीं होगा, मैं मर भी जाऊं तो भी जिंदा रहूंगा। इसलिए उसने बनवाई दीवारें जो आकाश तक फैली हुई लगती थीं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लोगों ने जब पहली बार उसे देखा तो उनके मन में यही विचार आया, इतनी विशाल चीज कोई इंसान नहीं बना सकता, ये किसी दैवी शक्ति का काम है। हर पत्थर सिर्फ सुरक्षा नहीं था, हर पत्थर उसकी रेपुटेशन को और मजबूत कर रहा था। उसकी छवि अब केवल राजा की नहीं थी बल्कि देवता जैसी थी। लेकिन उसका ऑब्सेशन यहीं खत्म नहीं हुआ। हुआंगटी चाहता था कि मौत के बाद भी उसका नाम अमर रहे। इसलिए उसने अपनी कब्र के लिए तैयार करवाया टेराकोटा आर्मी। हजारों मूर्तियां, सैनिकों की, घोड़ों की, सेनाओं की, एक पूरा साम्राज्य मिट्टी से गढ़ा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब उसकी कब्र देखें तो ये माने कि ये सम्राट मौत के बाद भी अपनी सेना के साथ जीवित है। ये सिर्फ एक समाधि नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। उसकी मौत के बाद भी लोग फुसफुसाते रहे,
चिन शे हुआंग-टी अब भी हमारे ऊपर राज कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक सम्राट की महत्वाकांक्षा की नहीं है। ये उस नियम का प्रमाण है जो कहता है रेपुटेशन एक ढाल है। अगर आपकी छवि अजेय है तो लोग आपके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। वो वही मान लेते हैं जो आपकी रेपुटेशन उन्हें दिखाती है। हुआंग-टी ने अपनी छवि को इतना मजबूत बना दिया कि उसकी तलवारें कमजोर पड़ सकती थी, उसके सैनिक हार सकते थे, लेकिन उसकी रेपुटेशन मौत से भी ज्यादा ताकतवर हो गई। और यही लॉ 5 का पहला सबक है। इतिहास हमें बताता है राजा अपनी सेनाओं से नहीं, अपनी रेपुटेशन से जीवित रहते हैं, क्योंकि तलवार से जीते गए युद्ध समय की धूल में खो जाते हैं, लेकिन रेपुटेशन से जीती गई लड़ाई हमेशा के लिए अमर हो जाती है। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। सन 1964 दुनिया की नजरें टिकी थीं एक बॉक्सिंग रिंग पर। उस वक्त हैवीवेट चैंपियन था सॉनी लिस्टन। लोग उसे एक मॉन्स्टर कहते थे। उसकी ताकत, उसका अग्रेशन, उसकी कोल्ड ब्लडेड मौजूदगी, ये सब उसके ओपोनेंट्स के लिए मौत की घंटी साबित होते थे। लिस्टन ने रिंग में ऐसा खौफ बना लिया था कि कई ओपोनेंट लड़ाई शुरू होने से पहले ही टूट जाते थे। वो रिंग में नहीं, अपने दिमाग में ही हार मान लेते थे। उसकी रेपुटेशन इतनी डरावनी थी कि जब भी वो मंच पर आता, भीड़ में सन्नाटा छा जाता। हर कोई जानता था लिस्टन को हराना इंसानी काम नहीं है। लेकिन तभी तस्वीर में आया एक नौजवान। नाम था कैसियस क्ले, जिसे बाद में दुनिया मोहम्मद अली के नाम से जानने लगी। वो नया था, कम उम्र का था, लेकिन उसके पास वो चीज थी जिसे लिस्टन ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अली समझता था कि बॉक्सिंग सिर्फ मुक्कों का खेल नहीं है, ये खेल है परसेप्शन का, और परसेप्शन बनाने का हथियार है रेपुटेशन। लिस्टन की रेपुटेशन डर से बनी थी। एली ने तय किया कि वो उसकी ही वेपन उसी पर इस्तेमाल करेगा। एली ने रिंग में कदम रखने से महीनों पहले एक कैंपेन शुरू कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाता और लिस्टन को ओपन चैलेंज देता। वो चीख चीख कर कहता, सोनी लिस्टन कुछ नहीं, ही इज स्लो, ही इज अगली, ही इज फिनिश्ड। लोग हंसते, उसे पागल समझते, लेकिन हर बार जब आली ऐसा करता, वो अपनी छवि को एक फियरलेस वॉरियर की तरह गढ़ रहा था। उसने खुद को द ग्रेटेस्ट कहना शुरू किया। वो खुद को मैं सबसे सुंदर, मैं चैंपियन कहकर इंट्रोड्यूस करता। ये शब्द सिर्फ ईगो नहीं थे, ये थे साइकोलॉजिकल हथियार, क्योंकि जब आप बार बार खुद को महान कहते हो तो लोग धीरे धीरे उस पर यकीन करने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपका ओपोनेंट भी उस पर यकीन करने लगता है। लड़ाई के दिन जब रिंग में एली दाखिल हुआ तो वो सिर्फ एक बॉक्सर नहीं था, वो एक कैरेक्टर बन चुका था, एक रेपुटेशन जो दुनिया के सामने और सबसे ज्यादा लिस्टन के सामने खड़ी थी। वहीं दूसरी ओर लिस्टन, जो पहले ओपोनेंट्स की आंखों में डर देखता था, इस बार आली की आंखों में एक अजीब सी चमक देख रहा था। वो डर नहीं रहा था, वो मजाक उड़ा रहा था, वो उछल रहा था, नाच रहा था, जैसे रिंग उसका खेल का मैदान हो। ये वही आली था जिसने पहले ही लड़ाई को रिंग से बाहर जीत लिया था। और फिर घंटी बजी, लड़ाई शुरू हुई, लेकिन लिस्टन पहले से ही हार चुका था। उसके मुक्के भारी थे, लेकिन एली की रेपुटेशन और तेज थी। एली रिंग में ऐसे घूम रहा था जैसे वो पहले से जानता हो कि अंजाम क्या होगा। कुछ ही राउंड्स में लिस्टन की आंखों में वही डर लौट आया जो वो दूसरों की आंखों में देखा करता था, लेकिन अब ये डर उसका अपना था। एली ने उसे हरा दिया, न सिर्फ मुक्कों से, बल्कि उस रेपुटेशन से जो उसने महीनों पहले तैयार की थी। ये लड़ाई सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल युद्ध था। एली ने साबित कर दिया कि एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी रेपुटेशन है। लिस्टन की गिरावट इस बात का सबूत थी कि अगर आपकी छवि डर पर आधारित है तो एक दिन कोई ऐसा आएगा जो आपके डर को चुनौती देगा और आपकी पूरी ताकत आपके खिलाफ मुड़ जाएगी। इस कहानी का सबक यही है, रेपुटेशन आपको ऊपर भी ले जाती है और वही आपको गिरा भी सकती है। सॉनी लिस्टन ने अपनी छवि को एक मॉन्स्टर की तरह गढ़ा था, लेकिन जब एक इंसान आया जिसने उस मॉन्स्टर से डरने से इनकार कर दिया तो पूरी इमारत ढह गई। और दूसरी ओर कैसियस क्ले, जिसने अपने शब्दों, अपने जेस्चर्स,
और अपनी डेयरिंग से एक ऐसी रेपुटेशन बनाई जो उसके मुक्कों से भी घातक थी। यही है लॉ 5 का दूसरा चेहरा। रेपुटेशन सिर्फ शील्ड नहीं है, वो एक वेपन भी है। जो उसे सही तरह से इस्तेमाल करे वो दूसरों को हराए बिना ही जीत सकता है। शक्ति का खेल हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार असली लड़ाई तलवारों या मुक्कों से नहीं बल्कि परसेप्शन से लड़ी जाती है। इंसान का नाम, उसकी पहचान, वो अदृश्य ताकत है जो उसके लिए दरवाजे खोलती है या फिर उन्हें हमेशा के लिए बंद कर देती है। इसीलिए इतिहास हमें बार बार ये सिखाता है कि जिस तरह कोई राजा अपने किले की रक्षा करता है, उसी तरह इंसान को अपनी छवि की रक्षा करनी चाहिए। चिन शी हुआंगती ने यह गहराई से समझ लिया था। उसने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उसने अपने चारों ओर एक मिथ गढ़ा। उसने खुद को दिव्य घोषित किया, स्वर्ग का पुत्र। यह बयान सिर्फ दिखावा नहीं था, ये लोगों के अवचेतन में एक बीज बोना था। जब लोग मानने लगे कि उसकी सत्ता किसी स्वर्गीय इच्छा का हिस्सा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना उन्हें एक ईश्वर का अपमान करने जैसा लगा। यही था उसका असली कंट्रोल, हथियार से नहीं बल्कि विश्वास से जीती गई सत्ता। दूसरी ओर मोहम्मद अली की कहानी हमें दूसरा चेहरा दिखाती है। उसकी लड़ाई रिंग में शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती थी। वो जानता था कि ताकतवर घूंसे जितना डर नहीं पैदा करते, उतना डर शब्द और छवि पैदा करते हैं। उसने अपनी रेपुटेशन को शोहरत और आत्मविश्वास से भर दिया, इतनी कि लिस्टन जैसे खतरनाक फाइटर का डर उसी पर पलट गया। आली के शब्द जहरीले तीर थे और उसकी हर हरकत उसके प्रतिद्वंद्वी को ये याद दिलाती थी कि वो किसी ऑर्डिनरी इंसान से नहीं बल्कि एक लेजेंड से लड़ने जा रहा है। और लेजेंड्स के सामने खड़े होने से पहले ही आदमी के पांव कांप जाते हैं। यहीं इस कानून का असली लेसन छुपा है। रेपुटेशन एक ढाल है जो आपको उन वारों से बचाती है जो सीधे आप तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। लेकिन ये ढाल सिर्फ रक्षा के लिए नहीं है, ये तलवार भी है। ये आपके दुश्मनों को बिना हाथ उठाए हराने का तरीका है। अगर लोग मान लें कि आप अजेय हो तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हो। लेकिन ये ढाल नाजुक है। सालों की मेहनत से बनी छवि एक पल में गिर सकती है। एक अफवाह, एक धोखा, एक गलत कदम, और वो नाम जो आपको ताकत दे रहा था वही आपको निगलने लगता है। कितने ही शासक अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी बदनामी से गिरे। उनका साम्राज्य मजबूत था, सेना विशाल थी, लेकिन जैसे ही लोगों के विश्वास से उनकी छवि टूटी, उनकी सत्ता भी राख बन गई। इसीलिए अपनी छवि का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखना जरूरी है। अगर आप चुप बैठे रहे तो दूसरे लोग आपकी कहानी लिख देंगे और उनकी लिखी कहानी अक्सर आपकी बर्बादी की पटकथा होगी। अपने नैरेटिव को खुद गढ़ो। कभी साइलेंस तुम्हारा हथियार बनेगा, कभी स्पेक्टिकल। लेकिन दुनिया को जो चेहरा दिखना चाहिए वो हमेशा वही हो जो तुमने तय किया हो। और जब कोई तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करे तो नरमी हमेशा समाधान नहीं है। कई बार तुरंत निर्णायक और निर्दयी जवाब देना ही बचाव होता है। अगर एक बार दाग जम गया तो वो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान को खा जाएगा। यही कारण है कि रेपुटेशन सिर्फ बनाने की नहीं, लगातार उसकी रखवाली करने की लड़ाई है। ये नियम हमें ये समझाता है कि असली ताकत हथियार या धन में नहीं बल्कि नाम में है। वो नाम जो लोगों के दिमाग और दिलों में गूंजता है। वो नाम जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ता है तब भी जब तुम खुद चुप रहते हो। अगर ये नाम मजबूत है तो तुम्हें हर जगह संघर्ष नहीं करना पड़ता। लोग पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर ये नाम गिर गया तो सबसे ऊंचा साम्राज्य भी राख हो जाएगा। शक्ति अकेले में उतनी घातक नहीं होती जितनी तब होती है जब उसे एक नाम का सहारा मिल जाए। रेपुटेशन वही मल्टीप्लायर है। बिना नाम के ताकत बस एक शोर है, आती है, जाती है। लेकिन नाम उस ताकत को स्थायी बना देता है, उसे दहशत में बदल देता है। किसी तलवार की धार एक बार वार करके थक सकती है, लेकिन एक मजबूत रेपुटेशन बिना छुए भी वार करती है। ये आपके लिए रास्ते खोलती है, दुश्मनों के हौसले तोड़ती है और एलाइज को मजबूर करती है कि वो आपके पक्ष में खड़े हों, कभी डर से, कभी सम्मान से। यही रेपुटेशन की असली शक्ति है। ये आपकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देती है और इसीलिए नाम को बचाना किसी भी इंसान की प्राथमिकता होनी चाहिए।
क्योंकि जब आपका नाम जिंदा रहता है तो आप मरकर भी मिटते नहीं। साम्राज्य ढह जाते हैं, महल खंडहर बन जाते हैं, लेकिन रेपुटेशन पीढ़ियों तक लोगों की जुबान पर गूंजती रहती है, कभी एक चेतावनी बनकर, कभी एक किंवदंती बनकर। इस दुनिया में आप चाहे जो कुछ भी खो दो, एक चीज़ है जिसे कभी गिरने मत दो, आपका नाम। क्योंकि वही आपकी असली ज़िंदगी है, वही आपकी सबसे बड़ी विरासत है। उसे बचाना मतलब खुद को बचाना है। और अगर वो गिर गया तो चाहे आप जिंदा हों या नहीं, आपकी हार हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी।